तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था, इसकी आवाज़ तो बड़ा, 3 चरणों में। कितने में किया था? 3 चरणों में किया था। और किस पर किया था? कुत्ते की लार ग्रंथि पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। इनके द्वारा कुत्ते की लार ग्रंथि पर 3 चरणों में जो प्रयोग किया गया वो किसके लिए किया गया? अनुकूलन पैदा करने के लिए। किसके लिए? अनुकूलन पैदा करने के लिए। अनुकूलन पैदा करने के लिए इन्होंने अपना प्रयोग किया था। अब इनके द्वारा जो 3 चरणों में प्रयोग किया गया वो चरण कौन कौन से थे और कौन कौन से चरण में किस प्रकार से इन्होंने क्या समझने का प्रयास किया था? इनके द्वारा कितने चरणों में प्रयोग किया गया? 3 चरणों में प्रयोग किया गया। और तीनों चरणों में क्या समझने का प्रयास किया गया था? तो यहाँ आप देखिए, पहला जो चरण इनका था वो था अनुकूलन से पहले। पहला चरण कौन सा था? अनुकूलन से पूर्व। क्योंकि इन्होंने अनुकूलन पैदा करने के लिए प्रयोग किया, तो इसका मतलब एक समय तो वो था जब अनुकूलन था ही नहीं। जब अनुकूलन था ही नहीं तो अनुकूलन से पूर्व। दूसरा इन्होंने जो किया था वो किया था अनुकूलन पैदा करने के लिए। अनुकूलन पैदा करने हेतु इन्होंने प्रयोग किया। और तीसरे नंबर पर इन्होंने किया अनुकूलन के बाद। अनुकूलन के बाद तो देखो, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि पावलोव के द्वारा जो प्रयोग किया गया वो 3 चरणों में किया गया। ये 3 चरण कौन कौन से थे? अनुकूलन से पहले का चरण था, अनुकूलन पैदा करने के समय का चरण था और अनुकूलन के बाद का चरण था। अब एक एक करके हम यहाँ पर तीनों चरणों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर देखिए, अनुकूलन से पूर्व। अनुकूलन से पूर्व जो है इन्होंने प्रयोग किया था वो कैसे किया था? इन्होंने क्या किया, एक स्टैंड लिया और इस स्टैंड के इन्होंने कुत्ते को बांध दिया। कुत्ते को इस प्रकार से बांधा गया कि एक निश्चित दूरी तक ही ये जा सकता था, उससे आगे ये नहीं जा सकता था। मतलब एक निश्चित दूरी के बाद यदि हम उसके बारे में सोचें कि वो जाएगा तो वो जा नहीं सकता था, वो बंधा हुआ था। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इस कुत्ते को यहाँ बांध करके इसे दिखाते हुए भोजन प्रस्तुत किया। दिखाते हुए क्या प्रस्तुत किया? भोजन। दरअसल कुत्ता संसार का सबसे संतोषी प्राणी है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें सबसे संतोषी प्राणी कौन है? कुत्ता है। कितना संतोषी है? कुत्ता इतना बड़ा संतोषी प्राणी है कि यदि उसको एक दिन में 10 बार भोजन मिले तो भी वो खा सकता है, और 10 दिन तक भोजन नहीं मिले तो वो भूखे नहीं मरता है। आप जो है भोजन के बिना रह नहीं सकते, लेकिन वो किसी भी सूरत में चिल्लाएगा नहीं, रोएगा नहीं। तो कुत्ते पर ही प्रयोग क्यों किया गया? उसके पीछे कारण था, कुत्ता एक संतोषी प्राणी है, संतोष वाला प्राणी है, जिसको यदि एक दिन में 10 बार भोजन देंगे तो अपच नहीं होगा, और 10 दिन में एक बार देंगे तो वो क्या नहीं होगा? भूखा नहीं मरेगा। तो इसलिए इन पर प्रयोग किया। कुत्ते को जो ही भोजन दिखाया गया, भोजन को देखते ही कुत्ते के क्या आना शुरू हो गई? लार का आना शुरू हो गया।
दरअसल कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जिसको कभी भी कोई खाने पीने की वस्तु दिख जाती है तो उससे ये इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि लार टपकाना शुरू कर देता है। अब भोजन क्या है भाई? उद्दीपक है। भोजन क्या है? उद्दीपक है। और लार का आना क्या है? अनुक्रिया है। भोजन उद्दीपक है, लार का आना क्या है? अनुक्रिया है। अब यहाँ पर यह भी आपको देखना है, उद्दीपक कौन सा वाला है? ये स्वाभाविक। क्योंकि कोई भी कुत्ता संसार का भोजन देखेगा तो उसके क्या आना शुरू हो जाएगी? लार आना। आप भी इस चरण को अपने घर पर जाकर कर सकते हैं। किसी भी कुत्ते के सामने आप भोजन ले जाएंगे तो वो आपको देख करके, भोजन को देख के क्या शुरू कर देगा? लार टपकाना शुरू कर देगा। तो ये उद्दीपक है स्वाभाविक। कौन सा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक है। और ये जो अनुक्रिया ये भी क्या है? स्वाभाविक है। क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक के कारण अगर स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, स्वाभाविक उद्दीपक के कारण यदि स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? ये बिना किसी अनुकूलन के होने वाली अनुक्रिया है, बिना बंधन के होने वाली अनुक्रिया है, अनानुबंधित अनुक्रिया। हमने कल बात की थी ना, स्वाभाविक उद्दीपक के कारण होने वाली अनुक्रिया क्या होती है? अनानुबंधित होती है, बिना बंधन के होती है। अब देखो इसको हम संक्रिया के रूप में कैसे लिख सकते हैं? संक्रिया के रूप में हम लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुत्ते को दिया गया भोजन, और भोजन के कारण कुत्ते के क्या आ रही है? लार आ रही है। तो लार का आना। भोजन क्या है भाई? स्वाभाविक उद्दीपक है। स्वाभाविक उद्दीपक है। इस स्वाभाविक उद्दीपक से क्या हो रही है? स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। जो भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में, ये भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में, इसको हम बोलते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी UCS, और इसको बोलते हैं अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, यानी UCR। तो UCS के कारण क्या होती है? पहले प्रयोग में UCR, अनकंडीशनड स्टिमुलस के कारण अनकंडीशनड रेस्पॉन्स होता है। ये इनके चरण का पहला भाग है या प्रयोग का पहला चरण है। बनाओ इसको एज इट इज लिखो।
लिख लिया सबने? ठीक है, अब लिखो आप। पावलोव ने पावलोव ने अपने प्रयोग के पहले चरण में अपने प्रयोग के पहले चरण में कुत्ते को एक स्टैंड से बांधकर स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में भोजन प्रस्तुत किया। स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में भोजन प्रस्तुत किया तथा भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपकने की स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी तथा इससे यह स्पष्ट हुआ कि कुत्ता स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। यह स्पष्ट हुआ कि कुत्ता स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अब इसके बाद में इनका दूसरा चरण आता है अनुकूलन पैदा करने के दौरान। अनुकूलन पैदा करने के दौरान क्या हुआ, देखो इन्होंने वही स्टैंड लिया और कुत्ते को बांध दिया, लेकिन अब की बार इन्होंने कुत्ते को भोजन प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि पहले एक घंटी बजाई और उसकी आवाज़ जो है कुत्ते के कानों तक पहुंचाई। घंटी की आवाज़ के बाद थोड़ा देर बाद में भोजन प्रस्तुत किया। तो यहाँ देखो घंटी की आवाज़ जो है यह है अस्वाभाविक उद्दीपक।
भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। समझ में आ रही बात? घंटी की आवाज़ क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। एक तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमें अनुकूलन पैदा करना होता है तो पहले हमेशा अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं और बाद में स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं। पहले अस्वाभाविक, बाद में स्वाभाविक। दूसरा ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में जो टाइम का गैप या अंतर होता है वो अधिकतम 5 सेकंड का होता है। 5 सेकंड से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अंतर हुआ तो अनुकूलन पैदा नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? दोनों के बीच में अधिकतम 5 सेकंड अंतराल, यानी इनके बीच में अधिकतम अंतराल जो है कितने समय का है? 5 सेकंड का है। तो 5 सेकंड के अंतराल पर इन्होंने क्या किया? भोजन प्रस्तुत किया। ठीक है। तो देखो, जब घंटी बजाई गई और घंटी की आवाज़ कुत्ते के कानों तक पहुंची, तब तक तो कुत्ते पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने कोई हलचल नहीं की, कोई क्रिया अनुक्रिया नहीं की। लेकिन घंटी बजकर के बंद हुई, तत्काल उसी समय उसको भोजन प्रस्तुत किया गया। जो ही भोजन दिया गया तो भोजन को देखते ही कुत्ते की क्या आना शुरू हो गई? लार आना शुरू हो गई। तो घंटी की आवाज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन भोजन को देखते ही कुत्ते के क्या आना शुरू हो गई? लार आना शुरू हो गई। लार का आना। अब ये लार जो कुत्ते की आ रही है, ये कौन सी क्रिया है भाई? स्वाभाविक अनुक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर घंटी की आवाज़ से तो प्रभाव पड़ा ही नहीं था उस पर, भोजन से प्रभाव पड़ा था। तो स्वाभाविक अनुक्रिया यहाँ पर हो रही है। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले जैसे लिखा था उसके अकॉर्डिंग, कि घंटी की आवाज़ सबसे पहले क्या प्रस्तुत की गई? घंटी की आवाज़। घंटी की आवाज़ कौन सा उद्दीपक है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक। अब इसमें इन्होंने क्या जोड़ा था? भोजन। इसमें भोजन को जोड़ा गया। तो भोजन, भोजन कौन सा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक। ओके। अब भोजन के बाद क्या आना शुरू हो गई? उसके लार का आना। ये कौन सी क्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया। यस। अब देखो, ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है? घंटी की आवाज़ से कुत्ता प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन भोजन मिलते ही उसके स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। ठीक है। इस प्रयोग को इन्होंने सैकड़ों हजारों बार दोहराया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले कंडीशन्ड स्टिमुलस दिया, उसके बाद में अनकंडीशन्ड स्टिमुलस दिया, अनकंडीशन्ड रेस्पॉन्स। यानी CS प्लस UCS
UCR, ये यहाँ पर एक संक्रिया हमें प्राप्त हो जाती है। जब अनुकूलन पैदा करते हैं तो CS कंडीशनड स्टिमुलस पहले देते हैं, उसके बाद में अनकंडीशनड स्टिमुलस देते हैं, जिससे अनकंडीशनड रेस्पॉन्स होता है। हमें ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा, अधिकतम 5 सेकंड का। 2013 में पहली और आखिरी बार ये प्रश्न पूछा गया था, उससे पहले भी कभी नहीं आया, उसके बाद भी कभी नहीं आया। 2013 में थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था पहली बार, और उस समय प्रश्न पूछा गया था कि पावलोव के प्रयोग में उन्होंने स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य कितना अंतराल रखा था, तो अधिकतम 5 सेकंड। अब ऐसे प्रश्न आ जाए कि यदि किसी प्राणी को अनुकूलित करना है या अनुकूलन पैदा करना है, तो अनुकूलन पैदा करने के लिए अधिकतम जो है कितना अंतराल हो सकता है स्वाभाविक अस्वाभाविक में, कंडीशनड अनकंडीशनड स्टिमुलस में, तो मैक्सिमम क्या होगा, 5 सेकंड होगा। ठीक है, एक बार एज इट इज लिखो आप इसको। लिख लिया क्या? चलो अब लिखो आगे। पावलोव के प्रयोग में
पावलोव के प्रयोग में दूसरा चरण पावलोव के प्रयोग में दूसरा चरण प्रयोग का मुख्य चरण था। प्रयोग का मुख्य चरण था। जिसका उद्देश्य अनुकूलन पैदा करना था। पावलोव ने इस चरण में कुत्ते को स्टैंड से बांधकर सबसे पहले उसके कानों तक घंटी की आवाज़ पहुंचाई। और फिर उसके तुरंत बाद भोजन प्रस्तुत किया। घंटी की आवाज़ से कुत्ता प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन भोजन को देखते ही लार टपकाने लगा। इस प्रयोग को जब लगातार कई दिनों तक दोहराया गया तो पाया कि
अब कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनने मात्र से ही अब कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनने मात्र से ही लार टपकाने लगा था। लार टपकाने लगा था अर्थात अनुकूलित होता जा रहा था। अर्थात अनुकूलित होता जा रहा था। अनुकूलन के बाद किस तरह से इनके द्वारा प्रयोग किया गया। स्टैंड लिया गया और उसके कुत्ते को बांध दिया गया। अब इसमें इन्होंने केवल घंटी की आवाज़ प्रस्तुत की। लेकिन यहाँ पर क्या था, कुत्ता इतना अनुकूलित हो गया था बार बार प्रयोग से, इसको ऐसा लगने लगा था कि घंटी बजने का मतलब क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। जो ये घंटी बज रही है इसका मतलब तय है क्या मिलने वाला है, भोजन मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति के अंदर घंटी की आवाज़ सुनने मात्र से ही कुत्ते के क्या आना शुरू हो जाती थी, लार। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, घंटी की आवाज़ सुनने मात्र से कुत्ते के क्या आ गई, लार। तो लार का आना। अब देखो यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर खास बात यह है कि घंटी की आवाज़ कौन सा उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक है। अस्वाभाविक उद्दीपक। और जो अनुक्रिया हो रही है लार का आना, वो कौन सी है, वो भी अस्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है, स्वाभाविक होगी तो फिर प्रयोग की जरूरत क्या पड़ी। अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक का मतलब दूसरा प्राणी ऐसा नहीं कर सकता पर वो कर रहा है। कहते हैं ना ये अस्वाभाविक कार्य है, बोलते हैं ना ये असामान्य कार्य है, मतलब सामान्य व्यक्ति जो नहीं कर सके वही तो असामान्य है। तो ये अस्वाभाविक है। क्यों है, क्या कोई भी कुत्ता आपको दिख जाए, उसके आप सामने जाके घंटी बजाओगे तो लार टपकाएगा। लार टपका दे तो स्वाभाविक है, लेकिन नहीं टपकाएगा। पर यदि पावलो का कुत्ता कहीं मिल जाए आपको, अब तो क्या मिलेगा, बेचारा गया होगा स्वर्ग में। लेकिन वो भी कितना भाग्यशाली कुत्ता रहा होगा, सोचो आप। दुनिया कब से लेकर कब तक उसको पड़ रही है। हाँ? तो वो जो कुत्ता था उसके जो लार आ रही थी ना, वो उसी की आ सकती है, पावलो के अलावा दूसरे के पाले कुत्तों पर नहीं आएगी, क्योंकि पावलो ने ही उसको अनुकूलित किया। इसका मतलब ये जो अनुक्रिया हो रही है कौन सी हो रही है, अस्वाभाविक। मतलब होना नहीं चाहिए फिर भी हो रही है, होना नहीं चाहिए फिर भी हो रही है। आपको ये पता है कि कल हम बात कर रहे थे ना, उसके अंदर आप याद करो, पीछे मैंने आपको लिखवाया था, अस्वाभाविक अनुक्रिया को हम बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया। देखो लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। तो इसका मतलब ये अनुकूलित अनुक्रिया है, अनुबंधित अनुक्रिया है, इसलिए क्या नहीं हो सकती, स्वाभाविक नहीं हो सकती। ये क्या होगी, अस्वाभाविक प्रकार की होगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए इनका जो ये प्रयोग था, इस प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकल गया, इसमें ये निष्कर्ष निकला कि एक कुत्ता अनुकूलन के कारण, एक कुत्ता अनुकूलन के कारण क्या कर रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण अस्वाभाविक अनुक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर जो संक्रिया होगी वो क्या हो जाएगी, घंटी की आवाज़ और घंटी की आवाज़ से लार का आना। लार का आना
घंटी की आवाज़, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक जो है इसको बोला जाता है कंडीशनड स्टिमुलस, इसको बोलेंगे कंडीशन रेस्पॉन्स। यानी कि सी एस के कारण क्या हो रहा है, सी आर हो रहा है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम विभिन्न उन नामों से जानते हैं जो इस सिद्धांत के नाम हैं। इसी सी एस से सी आर की जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं अनुकूलित अनुक्रिया, इसी को बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, इसी को बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया, इसी को बोलते हैं परंपरागत अनुबंध, इसी को बोलते हैं प्राचीन अनुबंध, इसी को बोलते हैं सहज प्रतिक्रिया, इसी को बोलते हैं संबद्ध प्रतिक्रिया, इसी को बोलते हैं संबंध प्रत्यावर्तन, और इसी को बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये सब इसी के नाम हैं। अनुकूलित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, अनुबंधित अनुक्रिया, परंपरागत अनुबंध, प्राचीन अनुबंध, सहज प्रतिक्रिया, संबद्ध प्रतिक्रिया, संबंध प्रत्यावर्तन, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। जो नाम कल हमने देखे थे ना, वो सारे नाम किसके हैं भाई, सारे नाम है सी एस से सी आर जो स्थिति बन रही है या अनुक्रिया हो रही है इससे, क्योंकि ये अनुकूलन के कारण ही संभव है। ठीक है, लिख लिया सबने इनको यहाँ तक? हाँ, संबंध के बाद संबद्ध प्रतिक्रिया। कल भी तो लिखा है नहीं, सारे नाम सेम ही तो है। संबद्ध प्रतिक्रिया,
लिख लिया? अब क्यों क्यों नहीं लिखा? लिखो, अब लिखो। पावलोव ने अपने प्रयोग के अंतिम चरण में पावलोव ने अपने प्रयोग के अंतिम चरण में कुत्ते को स्टैंड से बांधने के बाद उसे सुनाते हुए केवल घंटी की आवाज़ प्रस्तुत की। सुनाते हुए केवल घंटी की आवाज़ प्रस्तुत की घंटी की आवाज़ प्रस्तुत की, फिर भी अनुकूलन के कारण कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। अस्वाभाविक उद्दीपक के कारण अस्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब देखो भाई, इसमें इन्होंने अपना सिद्धांत देते हुए क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब भी कोई प्राणी किसी कार्य को पहली बार करता है तो वह उस कार्य के लिए अनुकूलित नहीं होता तो उस कार्य को करने में उसको कठिनाई आती है। लेकिन जब बार बार वह उस कार्य को करता है तो बार बार उस कार्य को करने से धीरे धीरे उस कार्य के प्रति क्या हो जाता है? अनुकूलित हो जाता है। और उस कार्य के प्रति अनुकूलित हो जाने के कारण वह उस कार्य को बहुत आसानी से कर पाता है। उस कार्य के प्रति अनुकूलित हो जाने से उस कार्य को बहुत आसानी से कर पाता है। जब कोई भी प्राणी किसी कार्य को बहुत आसानी से कर पाता है अनुकूलन के कारण,
तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कार्य के प्रति वो अनुकूलित हो गया। अनुकूलन एक तरह की आदत होती है जिससे कार्य क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। आदत निर्माण के लिए इन्होंने माना कि जब भी किसी प्राणी में आदत निर्माण हो रहा है, इसका मतलब स्वाभाविक व्यवस्था उसकी जो है उससे हटकर के कोई नया व्यवहार हो रहा है। हमारा स्वभाव तो सबका एक जैसा होता है, लेकिन किसी का किसी कार्य के प्रति विशेष स्वभाव बन गया, इसका मतलब वो विशिष्ट है। और वो किसके कारण हुआ, अनुकूलन के कारण हुआ। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि अनुकूलन उस समय होता है जब अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक जो हैं उनके बीच संबंधों का प्रत्यावर्तन हो जाता है। यानी कि जो संबंध कुत्ते का भोजन से था, अब वो किससे हो गया था, घंटे की आवाज़ से हो गया था। ये संबंध प्रत्यावर्तन है और ऐसा होने से अनुकूलन पैदा होता है। अनुकूलन आदत निर्माण करता है और आदत निर्माण से कार्य क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। ये इनका सिद्धांत था। तो स्टेप बदल कर लिखिए। पावलोव ने अपना प्रयोग करते हुए अंतिम रूप से जो निष्कर्ष निकाला उसमें कहा गया कि जब भी किसी स्वाभाविक उद्दीपक के संबंधों का प्रत्यावर्तन अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो जाता है तो इसे संबंध प्रत्यावर्तन कहते हैं। जैसे भोजन का संबंध घंटी की आवाज़ से जुड़ने के कारण कुत्ता भोजन के स्थान पर घंटी की आवाज़ से ही प्रभावित होने लगा था। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने कहा कि संबंध प्रत्यावर्तन होने से अस्वाभाविक के साथ अनुकूलन होने से
कार्यों में सरलीकरण आता है किसकी वजह से? आदत निर्माण की वजह से। तो इससे बदल कर लिखो, पावलोव के अनुसार ही जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ अनुकूलन हो जाता है, अनुकूलन हो जाता है, तो प्राणी के लिए कार्य करना, तो प्राणी के लिए कार्य करना और भी प्राणी के लिए कार्य करना और भी आसान हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि वह कार्य उसकी आदत में आ जाता है, वह कार्य उसकी आदत में आ जाता है। अर्थात प्राणी में आदत निर्माण होना, अर्थात प्राणी में आदत निर्माण होना, आदत निर्माण होना कार्यों को सरल बनाता है, सरल बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से पावलोव ने अपना प्रयोग किया और अपना प्रयोग करते हुए अपना निष्कर्ष दिया। पावलोव का जो प्रयोग है इनके द्वारा जो किया गया, इसी प्रयोग के संदर्भ में एक और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्य किया और उन्होंने भी अपने कुछ प्रयोग किए और अपने प्रयोग करते हुए कुछ निष्कर्ष उन्होंने दिए। ये जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, वो थे जे.बी. वॉटसन। कौन थे? आपको याद हो तो एक दिन हम बात कर रहे थे, जब व्यवहारिकवाद की बात कर रहे थे, कि जे.बी. वॉटसन किससे प्रभावित थे? पावलोव से प्रभावित थे। तो जे.बी. वॉटसन ने पावलोव से प्रभावित होकर के क्या किया था? इनका एक 11 माह का बेटा था, 11 माह का बेटा था, जिसका नाम था अल्बर्ट। क्या नाम था? उस अल्बर्ट पर इन्होंने कई तरह के प्रयोग किए थे। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इनके बेटे का नाम भी कितने महीने का था ये भी पूछा जा चुका है। तो जे.बी. वॉटसन ने अपने स्वयं के बेटे पर प्रयोग किया था, जो 11 माह मात्र का था और जिसका नाम अल्बर्ट था। इन्होंने कैसे कैसे प्रयोग किए? एक प्रयोग तो इनका था कि इन्होंने बच्चे को खिलौने के रूप में एक वास्तविक खरगोश लाकर दे दिया। खिलौने के स्थान पर क्या दे दिया? वास्तविक छोटा सा खरगोश लाकर दे दिया। तो खरगोश का जो बच्चा था छोटा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उछल कूद तो नहीं कर रहा था, लेकिन ज्यों ही अल्बर्ट ने उसको खिलौना समझकर पकड़ने की कोशिश की, तो वो खरगोश उछलने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा, जिससे अल्बर्ट क्या हो गया? डर गया, घबरा गया वो। फिर बाद में उसके पास दोबारा खरगोश को लाके बैठाया, तो फिर उसने छुआ, फिर ऐसा ही हुआ। अब वो इतना डर गया कि उसके सामने खरगोश तो छोड़िए, सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु ले आते थे तो उसको देखते ही वो रोने चिल्लाने लग जाता था, क्योंकि वो उससे क्या हो गया था? डर गया था। उसके साथ ऐसा अनुकूलन हो गया था कि कोई भी सफ़ेद रंग की वस्तु उसको क्या समझ लेता था? वो खरगोश समझ लेता था। सेकंड नंबर पर देखिए,
दूसरा प्रयोग इन्होंने किया, वो किया, एक पाइप लिया बहुत बड़ा सा लोहे का। लोहे के पाइप का मतलब वो अंदर से खोखला है और दो तरफ उसके मुंह हैं। एक मुंह के पास बच्चे को बैठा दिया, पाइप पे नहीं बैठाया, मुंह के पास में, और फिर उस लंबे पाइप के दूसरे मुंह पर उन्होंने हथौड़े से चोट मारी। जो ही उन्होंने हथौड़े से चोट मारी तो होता क्या है, आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब किसी पाइप के एक छोर पर आप चोट मारते हैं तो बहुत तेज़ी के साथ में उधर की वायु जो है उस पाइप में दूसरी तरफ जाकर निकलती है, और न सिर्फ दूसरी तरफ जाकर निकलती है बल्कि बहुत कर्कश आवाज़ करती है, बहुत तेज़ आवाज़ करती है। तो जो ही उन्होंने हथौड़े की चोट मारी, उधर से बहुत तेज़ी से हवा उधर गई जिधर बच्चा बैठा हुआ था, और बहुत कर्कश आवाज़ हुई तो बच्चा घबरा गया, डर गया, लेकिन वो रुके नहीं, फिर उन्होंने चोट मारी। अब 2-3 बार चोट मारने के बाद में बच्चा बुरी तरह घबरा गया था, और अब उसके हालात ये हो गए थे कि उसके सामने पाइप तो छोड़िए, उस रंग की लकड़ी भी दिख जाती थी तो वो चिल्ला करके रोने लगता था, डरने लगता था। क्यों, ऐसा क्यों था? क्योंकि वो पाइप नुमा आकृति से अनुकूलित हो गया था, उसको लग रहा था कि ये कोई गड़बड़ है। एक प्रयोग उनका बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ, बरसात का समय था जब इन्होंने प्रयोग किया, और बरसात के दिनों में आपने देखा होगा आकाश में बादल छाए रहते हैं, और जब बादल छाए रहते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा बादल जो होते हैं वो आपस में टकराते हैं, उनके टकराने से बहुत तेज़ कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है ना। अब वहाँ एक सिचुएशन होती है, आपने खूब देखा होगा, प्रकाश की तरंगें अधिक तेज़ी से जाती है ध्वनि तरंगों से, यानी प्रकाश का वेग ज़्यादा है ध्वनि से। तो जो ही बादल टकराते हैं उनका प्रकाश चमकीला भाग बहुत तेज़ी से धरती पर आ जाता है, लेकिन आवाज़ थोड़ी बाद में आती है। कई बार आपने देखा होगा बिजली की चमक सुनने के बाद लोग कान बंद करते हैं, कब तेज़ आवाज़ होगी, इसका मतलब ध्वनि बाद में आती है। तो उन्होंने क्या किया, खिड़की में से बच्चे को बाहर की तरफ दिखाया। उस समय दिखाया जब बादल छा रहे थे और वो बहुत तेज़ी से टकरा करके चमक हो रही थी। तो जो ही बहुत तेज़ी से प्रकाश चमकता, तब तक तो बालक बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होता, लेकिन जो ही वो प्रकाश चमक कर रुकता, बहुत तेज़ी से होने वाली कर्कश या कड़कड़ाहट की आवाज़ से बालक डर जाता। ऐसे 2-3-4 बार करने के बाद में बालक के मस्तिष्क में बैठ गया कि ये जो सफ़ेद प्रकार की चमक नज़र आती है ये कोई खतरा है। क्या है ये? कोई खतरा है। और अब वो ऐसी चमक वाली किसी भी चीज़ को देख करके ही रोने लग जाता था। घर में लगे हुए लाइट के बल्ब उसको दिख जाते थे, ट्यूबलाइट दिख जाता था तो उससे भी वो क्या करता था, रोने लग जाता था। उसको देख करके वो बहुत तेज़ी से रोता था, और रोने के साथ साथ ही उसके पास जाने से भी वो क्या करता था, डरता था। इस तरह से 2-3 प्रयोग करने के बाद पावलोव के विचारों के साथ में वॉटसन के विचार जुड़ गए, और ये उनके समर्थक बन गए कि पावलोव ने बिल्कुल सही कहा है, जब भी कोई प्राणी किसी परिस्थिति के साथ अनुकूलित हो जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी कैसा प्रभाव छोड़ता है, स्वाभाविक उद्दीपक जैसा प्रभाव छोड़ता है। यानी खरगोश नहीं है, सफ़ेद रंग की वस्तु है, तो भी बच्चे पर किसका प्रभाव आ रहा है, खरगोश का। बिजली चमकती हुई बादलों की बिजली नहीं है, घर में जला हुआ बल्ब है, तो भी बच्चा क्या हो रहा है, डर रहा है। किसके कारण? संबंध प्रत्यावर्तन के कारण या अनुकूलन के कारण। इस तरह से इन्होंने अपना ये विचार दिया था, और व्यवहारवाद में इसको एक महत्वपूर्ण विचार माना गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ लिया जाए कि पावलोव के अनुसार उनके विचारों को और सिद्ध करने के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया, तो जे.बी. वॉटसन के द्वारा। किस पर इन्होंने प्रयोग किया, तो अपने बालक पर प्रयोग किया। इनके द्वारा प्रयोग किया गया 11 माह के अल्बर्ट नामक बालक पर। तो लिख लीजिए, पावलोव से प्रभावित होकर अमेरिकी विद्वान जे.बी. वॉटसन ने
जेबी वॉटसन ने प्रभावित होकर अमेरिकी विद्वान जेबी वॉटसन ने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया। 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने पावलोव के विचारों का समर्थन किया। वॉटसन ने एक खरगोश चमकती हुई आकाशीय बिजली एवं लोहे के पाइप के सहयोग से अपना प्रयोग किया था तथा स्पष्ट किया था कि जब भी कोई प्राणी किसी परिस्थिति के साथ अनुकूलित हो जाता है तो अनुकूलित उद्दीपक का प्रभाव भी सामान्य उद्दीपक की तरह ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है पावलोव ने सबसे पहले तो 3 चरणों के माध्यम से अपना प्रयोग किया था। कितने चरणों में? 3 चरणों में। और 3 चरणों में जो प्रयोग किया उनके नाम हमें ध्यान में रखने हैं। अनुकूलन से पहले, अनुकूलन पैदा करने के दौरान और अनुकूलन के बाद में प्रयोग किया और संबंध प्रत्यावर्तन क्या होता है उसके बारे में समझाया। इनके विचारों से प्रभावित हुए कौन? जेबी वॉटसन, जो व्यवहारवाद के जनक थे, अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने अपने बच्चे पर प्रयोग करके निष्कर्ष दिए और जो निष्कर्ष दिए उन निष्कर्षों के आधार पर यदि हम बात करें तो पावलोव का जो सिद्धांत है उसको और ज़्यादा बल मिला। पावलोव के सिद्धांत को और ज़्यादा क्या मिली? प्रसिद्धि मिली। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है
ये जो प्रयोग और सिद्धांत है इसको शिक्षा में किसने स्थापित किया? तो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, लेस्टर एंडरसन ने। लेस्टर एंडरसन ने इसको उपयोगी माना था, महत्वपूर्ण माना था, और उपयोगी और महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने इसे शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया। तो पावलोव के सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? लेस्टर एंडरसन को जाता है। पावलोव ने कितने चरणों में प्रयोग किया बताओ? 3 चरणों में प्रयोग किया। एक अनुकूलन से पहले, एक अनुकूलन पैदा करने के दौरान और एक अनुकूलन के बाद। कोई भी प्राणी किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ में ऐसी क्रिया करे जो केवल स्वाभाविक उद्दीपक के साथ ही हो सकती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलेंगे? अनुकूलित अनुक्रिया। क्या बोलेंगे? अनुकूलित अनुक्रिया। जब स्वाभाविक उद्दीपक जैसा प्रभाव अनुकूलित उद्दीपक का आने लग जाए, स्वाभाविक उद्दीपक जैसा प्रभाव अनुकूलित उद्दीपक का आने लग जाए, तो इसे कौन सा व्यवहार कहते हैं? कौन सा व्यवहार कहते हैं? संबंध प्रत्यावर्तन। क्या कहते हैं? संबंध प्रत्यावर्तन। यानी जो संबंध स्वाभाविक उद्दीपक से था वो किस पर चला गया? अस्वाभाविक उद्दीपक पर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को पावलोव के सिद्धांत को लेकर के, उसके विभिन्न चरणों को लेकर के, अंतराल कितना होता है स्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रेषित करने में, उस अंतर को लेकर के सारी बातें ध्यान में रखनी है। 2013 में अलग अलग जिले वाइज 3rd ग्रेड के पेपर हुए थे, तो कुछ जिलों में एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न था, पावलोव ने अपना प्रयोग करते समय प्रस्तुत किया, और फिर उसमें विकल्प थे UCS व CS साथ साथ। पहले UCS बाद में CS, पहले CS बाद में UCS, कभी UCS कभी CS। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पहले क्या दिया? CS, उसके बाद क्या दिया? UCS। CS का मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक, UCS का मतलब स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक से बात समझ में आ गई है? अगली क्लास में हम बात करेंगे पावलोव के द्वारा दी गई विशेष प्रकार की शब्दावली और पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग। ठीक है, थैंक यू।